हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा। मैं हूं आपका फ्रेंड और फाइनेंशियल कोच। आज हम बात कर रहे हैं ETF ट्रेडेड फंड सीरीज़ में पोर्टफोलियो बिल्डिंग विद ETF। जो भी लोग मार्केट्स में नए हैं, अपना स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, उनके पास अभी स्टॉक मार्केट्स का उतना अच्छा ना खासा नॉलेज नहीं है, वो स्टॉक सिलेक्शन करना या एनालिसिस करना नहीं जानते हैं, तो ये मॉड्यूल 101% उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो विद ETF अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो दैट्स सबसे सेफेस्ट और सबसे सिंपल फॉर ए न्यू बिगिनर्स। अगर आप एडवांस लेवल पे भी हैं तो भी आप एक लंबे समय का पोर्टफोलियो इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद ETF। इस मॉड्यूल में हम बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एसेट एलोकेशन के बारे में समझेंगे, एज बेसिस के ऊपर एलोकेशंस कैसे होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट ETFs को हमें कंसीडर करना चाहिए इन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके अलावा पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, रीबैलेंस करना, उन सब को भी जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। सो आइए डिस्कस करते हैं इसके हर एक एस्पेक्ट को। सो जब भी आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग ETF के साथ करना चाहते हैं, आपको 4 मेजर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है कोर एक्सपोजर। आपको जो ब्रॉडर मार्केट ETF हैं जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, उसमें सबसे ज़्यादा बेस बना के रखना पड़ेगा। दूसरा है आपको डाइवर्सिफाई ग्लोबली भी करना पड़ेगा। सिर्फ एक कंट्री के ब्रॉडर मार्केट ETF को लेने से काम नहीं चलेगा। सो आपको थोड़ा बहुत हेजिंग चाहिए टूवर्ड्स इंटरनेशनल ETF। इसके अलावा रिस्क को मैनेज करने के लिए गोल्ड या डेट फंड्स के ETF को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जिससे आप बैलेंस क्रिएट कर पाएँ उस सिनेरियो में। और सबसे लास्ट है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रीबैलेंसिंग समय समय पे करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ। सो इन सभी के साथ हम वर्कआउट को समझ सकते हैं दैट पोर्टफोलियो बिल्डिंग अगर आपको करना है तो इन 4 कोर एस्पेक्ट्स को हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एलोकेशन करना चाहते हैं सिर्फ ETF के बेसिस पे, तो 4 ब्रॉडर कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। पहला ब्रॉडर कैटेगरी है इक्विटी ETF, जिसमें हम ब्रॉडर इंडेक्स या सेक्टोरल इंडेक्स के ETF को सेलेक्ट करना चाहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दूसरा है डेट ETF, जिसमें हमें रेगुलर इनकम, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करने की कोशिश होगा। तीसरा है हमारे पास इंटरनेशनल ETF, जिसमें हम ग्लोबल एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन, इवन कंट्री रिस्क को भी कम करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में है गोल्ड और कमोडिटी ETF, जो कि इन्फ्लेशन से भी हेजिंग करेगा, और कहीं अगर हमें इक्विटी पोर्टफोलियोज नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं तो वहाँ कमोडिटीज़ हमें हेज करने की कोशिश करेगी ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का ETF का एलोकेशन है। अमूमन 40% इक्विटी ETF में जाना चाहिए, 30% डेट ETF में, 15% इंटरनेशनल और 15% गोल्ड ETF। 4 तरह के डिफरेंट ETFs हमें चाहिए टू फाइनलाइज अवर एसेट एलोकेशन। कोई स्टॉक का सिलेक्शन नहीं चाहिए, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और बिल्कुल वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका इजी स्टेप्स में क्रिएट हो जाएगा। एसेट एलोकेशन को हम बहुत ही डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करते हैं। एसेट एलोकेशन एक तरीके से हमारी फूड की थाली जो होती है वैसा है, जिसमें हम सब्जी भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, चावल भी ले रहे हैं, पिकल भी ले रहे हैं, स्वीट भी ले रहे हैं, डेजर्ट्स भी ले रहे हैं। इसी तरीके से हर एक पोर्टफोलियो जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ ETFs को आपको शामिल करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक डिफरेंट ETF के एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ 4 ETFs शोकेस किए हैं। पहला है इक्विटी ETF, जो कि ग्रोथ आपकी क्रिएट करेगा और आपको 12 से 15% रिटर्न ईयरली देने की कोशिश करेगा। गोल्ड ETF हेजिंग भी करेगा। अगर इक्विटी ETF की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो गोल्ड ETF की परफॉर्मेंस हमें अच्छा सेट ऑफ करके देगी और हमें नॉर्मल रिटर्न्स 8 to 10% के इजीली मिल जाएंगे। इंटरनेशनल ETF की अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हमें मिलेगा
और दूसरी कंट्रीज जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, विच गिव अस ए बेनिफिट ऑफ 12 to 16%। और सबसे लास्ट में आता है डेट या लिक्विड ETF, जो कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा और वो हमें 6 to 8% के रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करेगा, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आवर पोर्टफोलियोज। सो ये चारों तरह के ETF को अपनी थाली में सजाना है और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करना है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो लोग एज वाइज एलोकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है दैट वो अपने ETFs को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आप 20 to 30 की एज में हैं, अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, आप अच्छा रिस्क भी ले सकते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं, आप एक का गोल है कि आप एक बड़ा फंड एक्यूमुलेट कर पाएँ फॉर योर रिटायरमेंट और फॉर योर फ्यूचर गोल्स। उस सिनेरियो में आपका 70% पैसा जो है वो इक्विटी ETF में होना चाहिए, 10% डेट ETF में, और बाकी जो फंड्स हैं वो गोल्ड या इक्विटी ETF की तरफ या डेट फंड ETF की तरफ आप कंसिडर कर सकते हैं। Please pick up the call. अगर आप 30 to 40s की वर्कआउट में हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा बैलेंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आप ग्रोथ भी चाहते हैं और थोड़ा स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज द पोर्शन ऑफ डेट फंड्स, और इक्विटी फंड्स को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। सो 50% इक्विटी, 30% डेट ETF और 20% गोल्ड ETF। अगर आप 40 to 50 में हैं तो आप कंप्लीट बैलेंस वर्कआउट करेंगे और अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी पोर्टफोलियो को भी आप रिस्क से बचाने की कोशिश करेंगे। सो उस सिनेरियो में 30% टुवर्ड्स इक्विटी, 40% डेट, 10% इंटरनेशनल ETF, 20% गोल्ड ETF। और अगर आप 50+ की एज में आ गए हैं तो कैपिटल प्रिजर्वेशन और रेगुलर इनकम ही आपका सबसे बड़ा गोल होगा। उस केस में 20% इक्विटी, 40% डेट, 10% इंटरनेशनल ETF और 30% गोल्ड ETF में आप अपना पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे। सो ये पूरा एज बेस एलोकेशन आपका ETF का बनेगा। जैसे आपकी एज है, जिस तरह का रिस्क आप कैटर करना चाह रहे हैं, उस तरीके के एलोकेशंस आप चूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसी सेंस में, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आपको एलोकेशन बताया, सो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप मुझे थोड़ा रियल टाइम बताओ। सो आई गिव यू 3 रियल टाइम पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट्स। अगर आप स्टार्टर पोर्टफोलियो में हैं, अभी आपकी इनकम भी कम है, आप कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप 20 ईयर्स के लिए 5000 पर मंथ का ETF SIP स्टार्ट करिए, जिसमें 60% पैसा ब्रॉडर ETF मतलब निफ्टी 50 ETF में लगाइए, 20% पैसा गोल्ड ETF में और 20% पैसा इंटरनेशनल ETF में आप इन्वेस्ट करिए हर महीने। ऑन एन एवरेज यू विल गेट 13%। सो आप 20 साल में ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ वर्कआउट कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा ग्रोथ पोर्टफोलियो चाहिए, आपका फंड साइज भी ठीक है, आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो आपको थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस केस में हमने 25,000 रुपीज़ पर मंथ आपका इन्वेस्ट करवा रहे हैं फॉर 15 ईयर्स, जिसमें 40% हम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 ETF में, 20% हम इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप में, मतलब हम आपको हाई ग्रोथ भी देना चाहते हैं, 15% गोल्ड ETF में, 15% इंटरनेशनल ETF में और 10% सेक्टर ETF में। सेक्टर ETF में यहाँ पे आपको जो एग्जांपल शो कर रहा है वो बैंक का है। आप चाहें तो और दूसरे सेक्टर जैसे IT, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, उनके सेक्टर्स में भी आप लगा सकते हैं। आपको स्टडी करना पड़ेगा कि अगले 2-3 साल कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, बट सिर्फ 1 या 2 सेक्टर ETF ही आपको इंक्लूड करना है। अगर आप वेल्थ पोर्टफोलियो में जा रहे हैं, आपका 40 to 50 की एज है, इनकम भी बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम 50,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 10 ईयर्स एट ऑन एन एवरेज रेट ऑफ 11%। इसमें 35% निफ्टी ETF में डालेंगे, 15% मिड कैप में, 20% गोल्ड में, 10% इंटरनेशनल ETF में
और 20% भारत बॉन्ड ETF मतलब डेट फंड्स में। इसमें हमने डेट को भी इंक्लूड कर लिया है बिकॉज वी नीड अ स्टेबिलिटी। सो 50,000 रुपीज़ अगर हम 10 ईयर्स के लिए डाल रहे हैं और थोड़ा सेफर साइड भी चल रहे हैं, कैपिटल भी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें 11% मिलेगा, जिससे हम 1 करोड़ 7 लाख रुपीज़ आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। सो ये एकदम रियल टाइम पोर्टफोलियो है। अभी ज़्यादातर कस्टमर्स को उनकी स्पेंडिंग लिमिट के हिसाब से हम प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके रियल टाइम पोर्टफोलियोज देते हैं। सो आपके लिए रियल टाइम पोर्टफोलियो ब्लूप्रिंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बिल्डिंग वर्कआउट में। अब क्योंकि मैंने आपको रियल फुटप्रिंट्स जो हैं वो सिप में दिए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। सिप का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि एवरी मंथ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए सिस्टमेटिक वे। हर महीने मेरे अकाउंट से एक निश्चित अमाउंट निकलेगा और वो ETF में जाके इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे मेरा डिसिप्लिन भी बना रहेगा, मेरी सेविंग्स भी बरकरार रहेगी और मैं एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाऊँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सिप में हमारे पास 2 तरह की सिप्स होती हैं। पहली सिप होती है जो फिक्स सिप होती है। फिक्स सिप का मतलब है फिक्स अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल आपके अकाउंट से निकल जाएगा और वो एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट हो जाएगा इन ETF। आपको धीरे धीरे रिटर्न्स का बेनिफिट मिलेगा, री इन्वेस्टमेंट होगी रिटर्न्स तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा एंड यू कैन ईजिली क्रिएट योर वेल्थ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो जाएगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा और हर महीने जो आपके पास नई ETF यूनिट्स आएंगी वो ऑटोमेटिक एवरेज करेगी। अगर हाई प्राइस पे होगी तो कम यूनिट्स आएंगी और लो प्राइस रहेगी तो ज़्यादा यूनिट्स आएंगी। इसी में दूसरा एक और सिप प्रोसेस हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं सिप सेटअप। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में या साल भर में हम सिप को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए अभी आप 1,000 रुपये महीना डाल रहे हैं तो अगले साल आप 1,200 रुपये या 1,500 रुपये महीना डाल रहे हैं, उसके अगले साल आप 1,800 रुपये महीना डाल रहे हैं, उसके अगले साल आप 2,500 रुपये महीना डाल रहे हैं। सो हर 6 महीने में या साल भर में आप टॉपअप कर रहे हैं। आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना सिप का इन्वेस्टमेंट भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो कर पाएगी। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि पहले हमने 15,000 से स्टार्ट किया, फिर हमने 25,000 से हो गए, फिर हम 50,000 पे चले गए। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे डाइवर्सिफिकेशन भी और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आई होप्स आप समझ पाए होंगे कि सिप सेटअप में और फिक्स सिप में क्या डिफरेंस होता है। सो मेरा मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में अच्छी ग्रोथ, अच्छे डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको स्टेप अप सिप चूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फिक्स सिप, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है हर साल और हमारी इनकम भी बढ़ रही है। तो इस इनकम से कुछ पोर्शन हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और फास्ट ग्रोथ करने के लिए हमें अपना सिप अमाउंट भी हर 6 महीने में या साल भर में रेगुलरली इंक्रीज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ पोर्टफोलियो को क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, हमें समय समय पे उसको पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। और मॉनिटरिंग में हमें क्या क्या देखना है और कितने अंतराल में हमें मॉनिटरिंग करनी है ये हमें पता होना चाहिए। सो पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग में क्या देखना है और कब कब उसको रिवाइज करना है या मॉनिटर करना है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग क्यों चाहिए, बिकॉज समय समय पे आप क्लैरिटी हो, आप अपने पोर्टफोलियो पे कंट्रोल कर पाएँ, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप अच्छे से मॉनिटर करेंगे तो कंपाउंडिंग और रिटर्न्स के बेनिफिट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब सवाल ये है कि आपको क्या देखना है। पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग में आपको ये 7 चीज़ों को स्केटर करना है। पहला, आपकी गोल ट्रैकिंग। आपका जो भी गोल था 3 साल का, 5 साल का, 1 साल का, उसमें अब तक आपका पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ और उसमें क्या नेसेसरी चेंजेस आपको करने हैं पोर्टफोलियो में टू मीट आउट योर गोल्स। दूसरा, एसेट एलोकेशन क्या होगा, डेट, इक्विटी, गोल्ड, इंटरनेशनल ETF किस एलोकेशन में होंगे, किस प्रतिशत पे होंगे, वो हमें समझना पड़ेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट, जितने भी आपने ETF इन्वेस्ट कर रखे हैं उनके परफॉर्मेंस क्या आ रहे हैं।
6 महीने का क्या परफॉर्मेंस है, 3 महीने का क्या परफॉर्मेंस है, ईयर का क्या परफॉर्मेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट भी चेक करनी पड़ेगी, एक्सपेंस क्या लग रहे हैं, ट्रैकिंग एरर क्या आ रहा है, कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं लग रही है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। रिस्क को भी असेस करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल इकोनॉमी ख़राब चल रही है तो आपको रीबैलेंस भी करना पड़ेगा पोर्टफोलियो को। इसके अलावा फंड हाउस और ETF के क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी मेथोलॉजी में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, कोई रेगुलेशन कंप्लाइंसेस में तो कोई इश्यूज़ नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में टैक्स एफिशिएंसी। अगर हमें लगता है कि साल के एंड से पहले हमें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा और कुछ लॉस हो रहा है किसी ETF में, तो हम बुक करके उसकी लॉस हार्वेस्टिंग करके अपनी टैक्सेस को बचा भी सकते हैं। तो ये सातों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग में समय समय पे देखने की ज़रूरत है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कितने समय के अंतराल में हम ये चेक करें। सो डेली बेसिस पे तो नहीं होगा 101%, बिकॉज आपने जो पोर्टफोलियो बिल्ड किया है ये कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, ये 2, 4, 5 साल के लिए है। तो डेली कुछ नहीं करना, वीकली भी अमूमन कुछ नहीं करना। अगर कोई बड़ा इवेंट है तो वो आप ट्रैक कर सकते हो। स्टार्ट होगा आपका पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे 20-25 मिनट आप बैठिए, थोड़ा ट्रैकिंग कर लीजिए, परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए, आपकी सिप्स वगैरह प्रॉपर जा रही है वो देख लीजिए, और कोई आपके गोल और परफॉर्मेंस में कोई मेजर डिविएशन तो नहीं है वो आप चेक कर लीजिए। असली काम चालू होगा क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करना हर ETF को, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। अगर आपको लगता है कि उसकी रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है, आपको शिफ्ट करना है फ्रॉम इक्विटी टू डेट और डेट टू गोल्ड और गोल्ड टू इंटरनेशनल, वो कर सकते हैं। ईयरली बेसिस पे तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा, बिकॉज पूरा गोल का रिव्यू भी होगा, एसेट एलोकेशन का भी रिव्यू होगा, परफॉर्मेंस का भी रिव्यू होगा। अगर कोई अंडर परफॉर्मर है या आउट परफॉर्मर है, उससे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग भी चल सकती है। और नेक्स्ट ईयर क्या प्लान होगा, हम उसको भी देखने की कोशिश करना चाह रहे हैं। सो है ना इंटरेस्टिंग, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग में क्या देखना है और कब देखना है, ये इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा। सो अब हम बात करना चाहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आप अपना एलोकेशन चेंज करना चाहते हैं ड्यू टू ओवर परफॉर्मेंस और ड्यू टू अंडर परफॉर्मेंस। सो उसके लिए रीबैलेंसिंग 2 तरीके से हो सकती है। पहली है कैलेंडर बेसिस, जो भी मैंने बताया था कि आप समय समय पे पोर्टफोलियो मॉनिटर कर रहे हैं, उस मॉनिटरिंग में अगर आपको कोई चीज़ों में अच्छे खासे डिविएशंस दिख रहे हैं तो आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा है थ्रेशोल्ड बेस पे, आप रीबैलेंसिंग करना चाह रहे हैं बियॉन्ड द लिमिट। अगर आपको लगता है कि डिविएशन करना है बियॉन्ड द लिमिट, तो आपको रीबैलेंसिंग करना पड़ सकता है। मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे या सिचुएशन के बेसिस पे या इकोनॉमी के बेसिस पे आप अपना रीबैलेंसिंग कर रहे हैं फ्रॉम इक्विटी टू डेट और डेट टू गोल्ड और समथिंग एल्स। वो एज बेस पे भी हो सकता है, इट कैन बी वैल्यू बेस्ड, इट कैन बी एज बेस्ड, इट कैन बी रिटर्न और रिस्क बेस्ड। इन तीनों बेसिस पे हम अपनी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि रीबैलेंसिंग करनी क्यों है, क्योंकि समय समय पे हमें रिस्क लेवल से को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें ओवर परफॉर्मिंग एसेट्स को देखना पड़ेगा, हमें अपने गोल्स और अपने परफॉर्मेंस को अलाइन करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को अचीव करना हमारे लिए सबसे बड़ा काम होगा। अब सवाल ये है कि रीबैलेंस होगा कैसे। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं रीबैलेंसिंग की। अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर या रिव्यू करें, डिविएशंस को आइडेंटिफाई करें, जो भी नेसेसरी एक्शंस लेने हैं वो लें, रीअलाइन करें टारगेट्स को, और रिव्यू और रिपीट करते रहें इस पूरे प्रोसेस को। सो रीबैलेंसिंग अगर किसी पोर्टफोलियो में बहुत लंबे समय से नहीं हुई है तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। सो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं सबसे लास्ट टॉपिक कि अगर आपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया है तो बिल्ड करते वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी है या हमें अवॉइड करनी है। अच्छा पोर्टफोलियो वही है जो अच्छा डिसिप्लिन, अच्छे रीबैलेंसिंग, अच्छे स्ट्रक्चर के साथ ही चलेगा, वही लंबे समय में हमें बड़े रिटर्न्स, बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। सो ये 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला, कोई क्लियर गोल नहीं होना सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, रॉन्ग एसेट एलोकेशन करना या खाली एक ही ETF में डाल दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए।
5 तरह के तो मिड कैप ले रखे हैं, 5 तरह के लार्ज कैप ले रखे हैं, 5 तरह के सेक्टर ETF ले रखे हैं, 3 तरह के गोल्ड ETF ले रखे हैं। इतना सारा ओवर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। सो 3-4 जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उन्हीं में रहिए, वही आपको परफॉर्म करके देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, इवन रिटर्न्स और लो हो जाएंगे। एक्सपेंसेस या कॉस्ट को इग्नोर करना और सीधा ट्रेडिंग्स पे चले जाना ETF में, वो बिल्कुल गलत मिस्टेक है। इसके अलावा पास रिटर्न्स को चेज करना, सिर्फ ये देखना कि पिछले 2 साल में इस X ETF ने मुझे रिटर्न्स दिए हैं, इसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पास्ट परफॉर्मेंस आगे की गारंटी नहीं है। सो नई परफॉर्मेंस जो कर सकते हैं आने वाले समय में, उनको पिकअप करिए, उन पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करिए एंड लुक फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट टाइमिंग्स को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट्स परफॉर्मेंस बेस होगी, मार्केट के खतरे से या मार्केट के डर या ग्रीड और फियर से नहीं होनी चाहिए। रिस्क प्रोफाइल को इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। मैं बैलेंस फंड का आदमी हूँ और मैं एग्रेसिव ग्रोथ पे जा रहा हूँ, एग्रेसिव रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को पोर्टफोलियो में बहुत बड़े सेटबैक्स मिल सकते हैं। रीबैलेंस नहीं करना पोर्टफोलियो को, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। और विदाउट एनी प्लान अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई एलोकेशन का कोई प्लान नहीं है, तो पूरी तरीके से फेलियर आपका हो जाएगा। और सिर्फ इक्विटी ETF के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 100% पोर्टफोलियो इक्विटी ETF का बना रखा है, बिग मिस्टेक, बिकॉज हायर वॉलेटिलिटी और रिस्क को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सो ये इंपॉर्टेंट 10 मिस्टेक्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो के समय अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो मैं बड़ा सिंपल समझता हूँ, आइडियल ETF पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है। क्लियर गोल्स, एसेट एलोकेशन प्रॉपर, लो कॉस्ट ETF, समय समय पे रीबैलेंसिंग और मॉनिटरिंग, यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ की सबसे इम्पॉर्टेंट चाबी। सो जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरे मॉड्यूल में हमने क्या समझने की कोशिश की। सबसे पहले हमने एसेट एलोकेशन को समझने की कोशिश किया, एज वाइज भी एलोकेशंस को समझने की कोशिश की है। 3 रियल टाइम पोर्टफोलियोज़ के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। स्टेप अप जो सिप है और जो फिक्स सिप है, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग हमने समझने की कोशिश की, और लास्ट में वो सारी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, ये सब हमने समझने का कोशिश किया इस मॉड्यूल में। ये सारे मॉड्यूल्स को अगर आप एक ही जगह पे देखना चाहते हैं अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट कंटेंट, तो आप स्किल इन्वेस्ट की मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे जाके भी आप एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफ सीरीज़ है हमारे पास, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग को और स्मूथ बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, जिसमें हम बात करेंगे टैक्सेशन और रेगुलेशन इन इंडिया के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।